नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ कंप्लीट हरियाणा जीके। ठीक है, वो भी सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ। मेरा मकसद है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए और केवल वही चीज़ पढ़ाई जाए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा मकसद केवल यही है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आपको अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। देखो, जब हमारा हरियाणा 1966 में बनकर एक नया राज्य उभर कर निकला, तब केवल 7 ज़िले थे हमारे हरियाणा में। वो कौन कौन से थे आप देखो तो हमारा हरियाणा कुछ 1966 में कुछ इस तरह दिखता था। तो उसमें केवल 7 ही ज़िले थे, वो है ये। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक है माइकल जैक्सन का घर, मतलब MJ माइकल जैक्सन का, के से का, GHAR घर। ठीक है, तो देखो कौन कौन से थे वो राज्य। अम्बाला, M से महेंद्रगढ़, J से जींद, K से करनाल, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक। ठीक है, तो आपको याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ और राज्य बनते गए, सॉरी ज़िले। तो अब हमारा हरियाणा कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप देखो इसमें अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, ये बिंदु। ठीक है, हरियाणा के नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में कौन कौन से बिंदु है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो सबसे नॉर्थ का है, ठीक है, वो है 30 डिग्री 35 मिनट स्लैश 55। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 27 डिग्री 39। और ये है हमारा पश्चिम में। ठीक है, और ये है हमारा पूर्वी। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि सबसे जो आखिरी गांव है। ठीक है, तो हम देखें अगर पश्चिम में तो वो है चौटाला गांव। ठीक है, सिरसा का। फिर है नूह का एक दोहा गांव है जो सबसे नीचे है, मतलब साउथ में। नॉर्थ में शाहपुर। और अगर हम ईस्ट में देखें, पूर्व में, तो वो है कालेसर या फिर ताजे वाला। दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आए तो आप टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ताजेसर को बोलते हैं, कुछ कालेसर को। ठीक है, तो ये है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, अब है जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल आसानी से समझना है कि हरियाणा की बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है, वो है 5। ठीक है, कौन कौन से है वो, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ, नदी के साथ, मतलब यमुना नदी से थोड़ा सा ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से ज़िले हैं वो आपको याद रखने की टिकट है कि हिमाचल प्रदेश को हमने पे किए रुपए। ठीक है, कुछ हमने उसके रुपए दिए, तो पे के क्या बनेगी शॉर्ट फॉर्म। पी से तो है पंचकुला, ए से अम्बाला और वाई से यमुनानगर। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक, साउथ ईस्ट में। और ये हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का कितना, 1.67% ऑफ हरियाणा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, इन तीनों में ही शिवालिक माउंटेन रेंज है। फिर है रिवर्स, मतलब नदी कौन कौन सी है शिवालिक माउंटेन रेंज में, तो आपको याद रखना, मैं रस की घूंट पी गया। मैं से मारकंडा, रस से सरस्वती, घ से घग्गर और ट से टांगरी नदी। ठीक है, और पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, और जिसमें सबसे ऊंची पहाड़ी है करहो, और उसकी लंबाई मतलब ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम पंजाब से कितने हमारे जो ज़िले हैं वो लगते हैं, वो है 7। वेस्ट साइड में हमारी नदी है घग्गर नदी। और जो ज़िले हैं वो कौन कौन से, देखो एस से सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला। ठीक है, फिर राजस्थान से 7 लगते हैं, वो देखो सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी,
फिर है आपका नूंह और पलवल, ठीक है। ये थे इसके। और इसमें क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, जो कि हरियाणा का कितना है 1.38% है हरियाणा की टोटल भूमि का, ठीक है। और क्या इसकी जो हाइट है वो है 652 मीटर। और ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो सबसे ऊंची है वो है ढोसी। और यहाँ पर च्यवन ऋषि का संबंध यहाँ से बताया जाता है ढोसी की पहाड़ियाँ से, ठीक है। फिर है यूपी। यूपी के साथ हमारे 6 ज़िले वो बनाते हैं बॉर्डर। तो जींद जिला की सीमा हरियाणा के 7 ज़िलों से लगती है, ठीक है। जो जींद है वो हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं उसको। तो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा के ज़िला है जिसकी बाकी के ज़िलों से बॉर्डर लगती है सबसे ज़्यादा, वो है जींद। जींद की 7 ज़िलों के साथ बॉर्डर लगती है। और एक है इसका पंजाब का ज़िला, ठीक है। तो टोटल बोल दे तो 8, और अगर हरियाणा से पूछे तो 7, ठीक है। जींद के बाद दूसरे नंबर पे रोहतक। रोहतक की 6 ज़िले के साथ सीमा लगती है। फिर है हरियाणा का कौन सा हिस्सा समुद्र तट को छूता था, मतलब कि प्राचीन काल में डॉक्टर ML भार्गव के अनुसार तो वो था दक्षिणी हिस्सा। फिर आते हैं, एक बुक लिखी गई थी एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा डॉक्टर जसवीश द्वारा, जिसके अनुसार हरियाणा को 8 हिस्सों में बांटा गया था। वो कौन कौन से थे देखो, शिवालिक की पहाड़ियाँ, अरावली, बालू का मैदान, तरंगित बालू का मैदान, बाढ़ का मैदान, अनकही दलदल जो सिरसा में है, फिर है गिरिद्वीप के मैदान और जलोट के मैदान, ठीक है। तो ये सब थे। फिर उसके बाद आते हैं हम हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। तो देखो पंजाब का कितना हिस्सा मिला था हमें, पंजाब का 35.15 हिस्सा काटकर 17वें राज्य के तौर पे हरियाणा बना 18वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, सेकंड थे राव वीरेंद्र सिंह, और जब मनोहर लाल खट्टर बने हैं वो 2014 में वो थे 10वें, ठीक है। पहले चुनाव हुए थे 1967 में, तब टोटल विधानसभा सीटें थी कितनी है 54। फिर मार्च 1967 में इसको 81 कर दिया गया, जिसमें 10 रिजर्व सीटें थी। 1990 में इसको 90 कर दिया गया और रिजर्व सीटों को 17 कर दिया गया। फिर 2014 में जो 13वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे वो आपको याद रखना, जिसमें 13 ही महिला विधायक थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 2019 में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या केवल 9 रह गई है अब, ठीक है। अब हम याद करते हैं जो रिजर्व सीटें हैं वो कौन कौन सी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें याद रखना है कि जो रिजर्व सीटें हैं वो कौन कौन सी है, 17 हैं। उन सभी का नाम हम करेंगे एक ट्रिक के साथ, वो है कल मुन्नी जब गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, कलावली और कालानौर, ठीक है। मैं से मुल्लाना जो है कि अम्बाला में, और नए से है नीलो खेड़ी। जैसे है एक तो है झज्जर, और बै से है बानी खेड़ा। फिर है गे से गुलाचिका जो कि कैथल में है, और सै से शाहबाद। फिर है बावली, बावली से बावल। हुई में है से होडल, और ई से इसराना। उसने के ऊ से बनेगा उकलाना हिसार में, सठोरा यमुनानगर और नरवाना। परख से पै से बनेगा जो है पटौदी, रै से रतिया, और कै से खरखौंदा, ठीक है। तो ये है टोटल 17 सीट जो कि रिजर्व है विधानसभा क्षेत्र के लिए। अब है मंत्रिमंडल, देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई ना कोई एग्ज़ाम हो एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, ठीक है, HSSC का, कि हमारे कृषि मंत्री कौन हैं या फिर वित्त मंत्री वगैरह। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे CM मनोहर लाल खट्टर की बात। तो ये है वित्त मंत्री, जन
स्वास्थ्य अभियंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार मंत्री, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा मंत्री। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वित्त मंत्री हैं ये, ठीक है। सीएम तो है ही। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी स्टेप्स को, तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके साथ हरियाणा जीके से रिलेटेड। फिर है दुष्यंत चौटाला, जो कि कौन सी सीट से, उचाना की सीट से हैं। यह है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, पंचायती राज इनके अंडर है, आबकारी मंत्री, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग, नगर विमानम या फिर जिसको कहते हैं हम नागरिक उड्डयन और उपभोक्ता मामलों के मंत्री। फिर आते हैं हमारे अनिल विज जी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आते हैं ये है अम्बाला कैंट सीट से। ये हमारे गृह मंत्री है, इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, आयुष मंत्रालय की और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री और तकनीकी विज्ञान मंत्री, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है, पहले 4। फिर आते हैं कुंवरपाल गुर्जर, ये है जगाधरी यमुनानगर से। ये हमारे वन मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। फिर आते हैं हम मूलचंद शर्मा, ये बल्लभगढ़ सीट से है। ये है हमारे परिवहन मंत्री, इम्पोर्टेंट। खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, कला एवं संस्कृति मंत्री। फिर है रंजीत चौटाला, ठीक है। रैसे रंजीत, तो ये है रानिया जो कि सिरसा में है। ये इनको कौन सा पद मिला है, ये है ऊर्जा या फिर बिजली मंत्री, ठीक। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और जेल मंत्री। फिर है जयप्रकाश दलाल, जो कि लोहारू भिवानी से है। ये है कृषि मंत्री, ये इम्पोर्टेंट है। कानून मंत्री भी यही है, इम्पोर्टेंट। डेयरी विभाग, किसान विकास विभाग मंत्री और पशुपालन मंत्री और मछली पालन, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना कौन है, जयप्रकाश दलाल। फिर है बनवारी लाल, ये है बावल से और ये रिजर्वेशन सीट है, मतलब रिजर्वेशन सीट है इनकी, तो ये वहाँ से चुन के आए हैं। तो इनको कौन सी मिली है, ठीक है, एससी सीट है, तो इनको दिया है अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, ठीक है। इस तरह से याद करना। और सहकारिता मंत्री। अब देखते हैं राज्य मंत्री, वो तो थे कैबिनेट के मंत्री जिनकी हमने बात की थी। अब है राज्य मंत्री हैं, सबसे पहले ओपी यादव नारनौल से हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास और सैनिक कल्याण है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है कमलेश डांडा, ये कलायत सीट से हैं, महिला बाल विकास मंत्री है। तो जो महिला हमारे एमएलए हैं उनको महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। फिर है अनूप दानक, ये उकलाना रिजर्वेशन सीट है और हिसार से हैं ये। इनको दिया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री। फिर है संदीप सिंह, स्पोर्ट्स से जुड़े पर्सन है, तो ये है पिहोवा से, तो इनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही मिनिस्ट्री दी गई है, वो है खेल एवं युवा मामले, ठीक, और प्रकाशन एवं मुद्रण। अब देखो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ज्ञान चंद गुप्ता पंचकुला से। अब आते हैं कुछ आंकड़ों की तरफ। तो देखो हरियाणा की हम जनसंख्या की बात करेंगे, तो हरियाणा में पहली जनसंख्या हुई थी 1971 में। 1966 में हरियाणा बना था, तो हर 11 साल बाद, तो 1971, ठीक है। तो देखो 2011 की सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन है हरियाणा की 2,53,51,462, जो कि हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन का 2.09% है, ठीक है। सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जो शहर है या फिर ज़िले हैं वो है फरीदाबाद पहले नंबर पे, दूसरे पे है हिसार, ठीक है। दूसरे का भी हमें याद रखना, कई बार वो दूसरे नंबर का पूछ लेता है क्वेश्चन।
ठीक है। और जो सबसे कम है वो आपको याद रखना पंचकुला, और दूसरे नंबर पे है रेवाड़ी। धार्मिक आधार पे देखें हरियाणा में सबसे ज़्यादा है हिंदू, फिर है मुस्लिम, फिर है सिख 4%, जैन है 0.21% और ईसाई है 0.20%। वृद्धि दर देखें तो हरियाणा की जो जनसंख्या की जो पॉपुलेशन वो 19.9% के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है। और जो सबसे कम है पॉपुलेशन, जो सबसे कम राज्य की जो पॉपुलेशन है, सॉरी राज्य नहीं, जिला जिसकी कम हुई है वो है झज्जर की, और जिसकी बढ़ता जा रही है वृद्धि, जिसकी पॉपुलेशन वो है हमारा गुरुग्राम की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर देखिए लिंगानुपात में, तो हरियाणा की जो लिंग अनुपात है वो है 879। साक्षरता दर है हरियाणा की 75.6। सबसे ज़्यादा देखो जो लिंग अनुपात है वो है मेवात और फतेहाबाद में। ठीक है। और साक्षरता दर भी देखें तो सबसे जो कम है साक्षरता दर वो भी मेवात और फतेहाबाद है। ठीक है। तो आपको ये तो याद रहेंगे इस तरह। फिर है जो सबसे कम है लिंग अनुपात वो है गुरुग्राम और सोनीपत। ठीक है। और अगर साक्षरता दर देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो है गुरुग्राम, और उसके बाद है पंचकुला। ठीक है। तो इस तरह आप इनको याद रखना। फिर है जनसंख्या घनत्व, तो हरियाणा की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 553 लोग प्रति किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा तो है हरियाणा उसकी फरीदाबाद की, सबसे कम है सिरसा की। अब देखिए भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हरियाणा की नदियाँ। एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो देखो मैंने आपके लिए एक मैप बना दिया। ठीक है। तो जो इसमें लाल पेन से है वो है हमारी यमुना नदी, और जो ब्लैक पेन से है, ठीक है, ये है घग्गर, और जो ये नीले से है ये है सरस्वती। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यमुना नगर का। तो देखो यमुना नदी है ये, ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती है ये यूपी, ठीक है, यूपी के साथ। तो देखो ये निकलती है उत्तराखंड के बंदरपूछ की पहाड़ी से। ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, और प्रवेश करती है हरियाणा में। ठीक है। जो प्रवेश द्वार है उसको वो है ताजेवाला बैराज, या फिर जिसको हम हथनी कुंड बोलते हैं। ठीक है। यमुनानगर का। ठीक है। और इस यहीं से ही जो हमारा ताजेवाला बैराज है यहीं से ही पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है। हरियाणा में सिंचाई करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये दिल्ली में आ जाती है ओखला बैराज। ठीक है। फिर वहाँ से ये फरीदाबाद और पलवल, और लास्ट जो इसका वो पॉइंट वो है हसनपुर। ठीक, इतना आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं हम घग्गर नदी का। तो देखिए घग्गर नदी है, घग्गर नदी निकलती है हमारी, जिला जो उसका है हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है सिरमौर। ठीक है। और जगह है डागशाही। ठीक, वहाँ से निकलती है। तो देखो मैं इसको कुछ इस तरह से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो वेस्ट साइड है, पश्चिमी भाग है, ये वहाँ से गुजरती है। ठीक है, घग्गर नदी। तो देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि वो कौन से ज़िले हैं जहाँ से वो घग्गर नदी नहीं निकलती है। वो देखो बड़े ध्यान से देखो, ये है पंचकुला, तो यहाँ से तो निकलती है, यहाँ से होते हुए ये आई है कुरुक्षेत्र में। ठीक है। कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह पे, यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से देखो अब कुरुक्षेत्र के बाद ये फिर वापस पंजाब में चली गई। ठीक है। तो उसके बाद ये कैथल में नहीं, देखो ध्यान से देखो, पंचकुला से आई कुरुक्षेत्र में इसने एंट्री नहीं ली। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र को इसने बाईपास किया, फिर उसके बाद ये कैथल में इसने एंट्री ली। ठीक है। कैथल के बाद फिर ये पंजाब में चली गई, इस बार जींद रह गया। ठीक है। जींद में नहीं गई, पटियाला से होते हुए फिर ये फतेहाबाद में आके सिरसा में, और यहाँ से
निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो वो कौन से 2 ज़िले हैं जिनमें से नहीं निकलती, वो है एक तो आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है, और एक है जींद, ठीक है। यहाँ से जो घग्गर नदी है वो नहीं निकलती है इन 2 ज़िलों से, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर आती है जो मैंने नीले पेन से किया हुआ, वो है हमारी सरस्वती नदी, ठीक है। तो सरस्वती नदी निकलती है हमारी आदि बद्री से होते हुए ये कुरुक्षेत्र में पेवा जगह से होते हुए ये फिर घग्गर नदी में मिल जाती है, ठीक। अब आते हैं हम कुछ और नदी है जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे देखो। यमुना नदी से जो नहर निकाली गई है यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर, वो जाती है दिल्ली के ओखला बैराज से, ठीक है। और ओखला बैराज से फिर एक नहर निकाली गई है जिसको बोलते हैं हम आगरा नहर, ये फरीदाबाद और पलवल से होती हुई निकलती है। और जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि जो इंदौरी नदी है वो मेवात की अरावली हिल से निकलती है, और साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है, ठीक है। दक्षिण हरियाणा में भी कुछ नदी हैं, वो देखो। जैसे कि हम अगर साहिबी नदी की बात करें, तो साहिबी नदी कुछ इस तरह से मेवात से होते हुए फिर पटौदी गुरुग्राम में इस तरह से मिल जाती है, ठीक है। फिर अगर हम अब देखो हरियाणा की नदियों का जिक्र तो सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था हरियाणा की नदियों का, फिर वामन पुराण में। प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी है वो आर्यों की पवित्र नदी कहलाई जाती है, और पांडवों ने अज्ञातवास के दिन यहाँ पे व्यतीत किए थे सरस्वती नदी के किनारे। जब पांडवों को अज्ञातवास अपना कंप्लीट करना था तब उन्होंने यहीं सरस्वती नदी के किनारे ही उन्होंने अपना कुछ टाइम बिताया था। फिर आती है टागरी नदी पंचकुला और मोरनी हिल की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नदी है, प्राचीन नाम था इसका अरुणा, ठीक है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे अरुणा, ठीक है। फिर है झील सनीसा अरुणाए गांव में सरस्वती नदी में मिलना, मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये मारकंडा नदी है ये एक झील में मिल जाती है, और उस गांव का नाम है अरुणाए गांव, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो ये है झील में विलुप्त हो जाती है एक, ठीक है, ये बताया गया है इसमें। फिर है राक्षसी नदी शाहपुर चैताग में। सरस्वती नदी वेदव्यास ने सरस्वती किनारे ही महाभारत को लिखा था, ठीक है। और गांव गुलवाली मुस्तफ़ाबाद यमुनानगर का गांव है, अब जिसको सरस्वती नगर रख दिया गया है। उसका नाम पहले उसका नाम था मुस्तफ़ाबाद जो कि यमुनानगर में है, अब उसका नाम बदल के रख दिया है सरस्वती नगर। फिर देखते हैं हम यमुना नदी। तो यमुना नदी को और किन किन नाम से जाना जाता है, सदानिरा, नित्यवाहिनी, बारामासी या फिर यम की बहन, ठीक है। मतलब नित्यवाहिनी बारामासी का मतलब है कि जिसमें से पानी हमेशा बहता ही रहता है, मतलब वो कभी सूखती नहीं है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम, बेताब, चंबल और पथराला, ये आपको याद रखनी है इसकी सहायक नदियाँ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं भारत के नहीं, हरियाणा के नेशनल हाईवे, ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए एक हरियाणा का नक्शा बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो मेन है वो 3 नेशनल हाईवे है। देखो एक है जो ये ब्लैक पेन से है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम NH 44, ठीक है। फिर है नीले पेन से, ये है NH 48। फिर जो लाल पेन से है ये है NH 9। तो देखो जो हमारा NH 44 है वो कौन कौन से नेशनल हाईवे से मिलकर बना हुआ है, वो है NH 1 और NH
NH2 से, ठीक है। ये NH1 है, ये NH2 है। तो देखो जो NH44 है वो हमारा अम्बाला से निकलता हुआ दिल्ली से, फिर वापस से हरियाणा और होडल पलवल से निकलता हुआ यूपी में चला जाता है, आगरा में, यूपी के आगरा में। तो देखो कौन कौन से वो ज़िले हैं या फिर शहर हैं जहाँ से ये निकलता है, वो देखो आप। सबसे पहले देखेंगे अम्बाला, फिर अम्बाला से निकलता हुआ ये आता है शाहबाद, कुरुक्षेत्र है, फिर पीपली, कुरुक्षेत्र का ये है, ठीक। कुरुक्षेत्र के इसने 2 नगर ले लिए, मतलब, ठीक। फिर उसके बाद ये एंट्री होती है इसकी करनाल में, नीलोखेड़ी, तराइन और परौंदा, ठीक है। ये 3 जगह है, ये है करनाल में। फिर करनाल से होते हुए ये आता है सोनीपत, गन्नौर, मुरतल, राई और कुंडली, ठीक है। पहले गन्नौर में जाता है, फिर मुरतल, फिर राई, कुंडली, फिर उसके बाद ये दिल्ली में एंटर करता है। फिर उसके बाद ये दिल्ली से निकलता है, फिर हरियाणा में आता है सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़, फिर पलवल, फिर होडल, फिर यूपी। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि कौन कौन सी जगह से पास हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि नीलोखेड़ी शहर से कौन सा नेशनल हाईवे पार होता, तो वो आपको याद रखना है NH44। अब आते हैं हम NH48 में, ठीक है। तो जो NH48 है वो है दिल्ली से जयपुर, ठीक है। ये केवल 2 ज़िलों से गुजरता है। और जो NH44 है वो अगर अम्बाला से दिल्ली था, वो था 7 ज़िले से वो गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, जो NH48 था वो पहले NH8 हुआ करता था, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, अब 8 था पहले, तो 8 के सामने हमने 4 और लगा दिया, ठीक है। तो ये थे दिल्ली से निकलता, फिर आता है गुरुग्राम के मानेसर में, फिर धारूहेड़ा, रेवाड़ी और बावल, और फिर ये जयपुर। फिर आते हैं हम NH9 हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। पहले इसको NH10 था ये, लेकिन अब NH9 है और ये 5 ज़िलों से गुजरता है। तो देखो NH9 है वो कैसे है, देखो पहले दिल्ली, फिर उसके बाद आता है ये झज्जर, ठीक है। फिर आता है ये सांपला, रोहतक, झांसी, मैम, असुआ, फिर फतेहाबाद, और फिर सिरसा की मंडी डबावाली, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है वो है मंडी डबावाली, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको केवल ये याद रखनी है, ठीक है। और जो जगह मैंने बताई है वो। अब आते हैं हम हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहली बात करते हैं भगवत दयाल शर्मा की। ये रहे थे मुख्यमंत्री 1966 से 1967 तक, ठीक है। जन्म था 1918, याद रखना आप। जो इम्पोर्टेंट है वो है बेरी गांव है झज्जर में, ठीक है। जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, उनका जन्म हुआ है बेरी गांव झज्जर, और MLA थे ये, मतलब झज्जर से ही, ठीक है। और 2 राज्यों के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, वो है ओडिशा और MP। इनकी मृत्यु हुई है 1993। फिर थे जो दूसरे नंबर के थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। देखो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो कौन सी याद रखनी है आपको। ये पहले गैर कांग्रेसी CM रहे हैं, ठीक है। मतलब एक इनकी स्वतंत्र पार्टी थी, पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, निशान था उसका उगता हुआ सूरज, ठीक है। पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, मतलब रीजनल पार्टी थी, कोई सेंटर की कोई पार्टी का वो नहीं था इसमें। जन्म हुआ था इनका रेवाड़ी में, नागल पडानी गांव में, ठीक है। और ये विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। फिर उसके बाद 1967 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती उस टाइम। फिर आते हैं बंसीलाल, ठीक है। तो बंसीलाल रहे थे 1968 से 1975, केवल 41 वर्ष की आयु में। तो सबसे यंग हम कह सकते हैं, जो जवान CM है वो थे बंसीलाल। जन्म हुआ था उनका 1927, गोलागढ़ गांव है, ठीक है।
उसमें। और ये टेरिटोरियल आर्मी में भी रह चुके हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। और तमिलनाडु, मतलब जो तमिल लैंग्वेज थी तमिलनाडु की, इन्होंने उसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पे रखा था हरियाणा में, ठीक है। पहली लैंग्वेज थी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो दूसरी थी वो थी तमिल। और 1975 में ये भारत सरकार के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। बाद में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, जिसके चुनाव चिन्ह था लड़की चुनाव चिन्ह। लेकिन फिर बाद में ये हरियाणा उसमें कांग्रेस में विलय हो गई थी पार्टी। तो सबसे जो लंबे समय तक सीएम रहे हैं वो है बंसीलाल, दूसरे नंबर पे है भजन लाल, याद रखना आपको ये दोनों। फिर आते हैं बनारसी दास गुप्ता, ये रहे थे 1975 से 1977, भिवानी गांव से इनका संबंध, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। फिर 1977 में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राज्यपाल थे उस टाइम सुखलाल, ठीक है, याद रखना आपको। और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो थे बीडी जत्ती। फिर आते हैं चौधरी देवीलाल, ठीक है, 1977 से 79 तक, 68 वर्ष से मतलब अधिक उम्र थी इनकी जब ये सीएम बने थे। जन्म था तेजाखेड़ा सिरसा, और इनको उपाधि दी गई थी, मतलब उपाधि जो है उनको जननायक कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है। और इनकी जो समाधि है वो है संघर्ष घाट, यमुना नदी तट, ताजमहल के पास, ठीक है। ताजमहल के पास यमुना नदी के किनारे, मतलब वहाँ पे है संघर्ष घाट, इनकी जो समाधि स्थली है। फिर रहे भजनलाल, ये रहे थे 79 से 86 तक, ठीक है। फिर उसके बाद देवीलाल बनते हैं 87 से 89 तक, उसी टाइम ये उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। फिर आते हैं ओम प्रकाश चौटाला, 89 उसमें 89 से 90 तक, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो कम कार्यकाल के लिए सीएम रहा था वो था ओम प्रकाश चौटाला, केवल 6 दिन के लिए, ठीक है। कौन सा? वो 12 जुलाई से 17 जुलाई 1990 तक, केवल 6 दिन के लिए सीएम रहे थे। फिर आते हैं मास्टर हुकुम सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि रोहतक से संबंध रखते हैं, शांति गांव से, जन्म है 1947। तो आज़ाद भारत में जन्मे पहले सीएम हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और लगातार लंबे समय तक सीएम भी रहे हैं, ठीक है, कि लगातार 10 साल तक, ठीक है। फिर आते हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनका संबंध निदान रोहतक में 8 मई 1954 में हुआ था। अब देखिए जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार वो ऋषि मुनियों का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक तो ये है, KUK में BVCMD है, ठीक है। KUK का मतलब क्या? कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र जिले में कौन कौन से महान ऋषि मुनि पैदा हुए थे। तो देखो KUK का पता आपको, BV का व्यास ऋषि, जो कि वंशस्थली में हुए थे। फिर आते हैं V से है विश्वामित्र, पेवा कुरुक्षेत्र में महाराजा मिहिर भोज के समय ये ऋषि थे। फिर है C से है चैतन्य महाप्रभु, गोड़ियागढ़ कुबेर तीर्थ है। फिर है मार्कंडेय ऋषि, सरस्वती नदी मार्कंडेय तीर्थ है, इनके नाम पर मार्कंडेय तीर्थ है। फिर है D से है ऋषि दधीची, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है? ज्योतिर्सर तीर्थ, ठीक है। अगर पूछे वो आपसे कि ज्योतिर्सर तीर्थ किस ऋषि से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे ऋषि दधीची। फिर आते हैं महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में है सबसे पहले चवन ऋषि, ढोसी की पहाड़ियाँ, ठीक है, ढोसी तीर्थ। फिर पी से है, तो उसको शॉर्ट ट्रिक देखो आप, महेंद्रगढ़ का है CPU, ठीक है। C से हो गया चवन ऋषि, P से हो गया पिपलाद ऋषि, और उनका जो तीर्थ स्थल है वो है भगवत तीर्थ स्थल। और U से है उदकल ऋषि, ठीक है, इनका तीर्थ स्थल कोई नहीं है। फिर आती है दरवासा ऋषि, कुछ इंपॉर्टेंट और है वो देखो। दरवासा, इनको कहा जाता है बहुत क्रोधित ऋषि हैं ये, ठीक है। ये है दुर्लदन झज्जर से संबंधित है। फिर कपिल मुनि, यह कलायत कैथल से भगवान परशुराम। यह राम राय जींद, बाबा मस्तनाथ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। बाबा मस्तनाथ स्थलपुर रोहतक।
अगस्त्य ऋषि, कपाल मोचन यमुनानगर से, महर्षि जमदग्नि वो है राखी गढ़ी हिसार से। और जो राखी गढ़ी है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता घाटी थी उसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र वो है राखी गढ़ी में, हिसार में। और देखो, अब देखते हैं हम हरियाणा की तिगड़ी, ठीक है। मतलब कौन सी 3 चीज़ें थी जो हरियाणा में हुई थी, ठीक है। तो 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम हरियाणा में क्या क्या हुआ था वो देखो। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 3 बार लगे थे, वो आपको याद रखना। पहला था, डेट ये रही आपके पास, 21 नवंबर 1967 में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। फिर 30/4/77 में राष्ट्रपति थे BD जत्ती। फिर थे 4/4/91 में, उस समय थे RS वेंकट रमन, ठीक है। फिर है आकाशवाणी केंद्र 3 हरियाणा में, सबसे पहला रोहतक में 8 मई 1976। कमला शर्मा पहली वो थी जिन्होंने अपने में भाषण दिया था, जिसको हम जॉकी बोलते, रेडियो जॉकी, जो आकाशवाणी में संबोधन करती हैं, वो है कमला शर्मा थी। फिर है कुरुक्षेत्र 24 जून 1991। फिर है हिसार में 19/1/99। दूरदर्शन स्टेशन उषा शर्मा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर 3 भिवानी में, सबसे पहले 1982। फिर है पीपली कुरुक्षेत्र 82 उसी साल। फिर है रोहतक में 86। फिर है कमिश्नरी, देखो कमिश्नरी है गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। मेट्रो आई थी सबसे पहले गुरुग्राम में, फरीदाबाद और झज्जर, ठीक है। इन 3 जिलों में मेट्रो सुविधाएं हैं। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 1900 मतलब 2011 से, तो सबसे बड़ा जो था वो था भिवानी, फिर था सिरसा, फिर था हिसार। लेकिन अब क्या है, भिवानी से अब चरखी दादरी अलग हो गया तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया। पहले पे अब सिरसा, फिर है हिसार, फिर है भिवानी। फिर आते देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 3 जो सबसे छोटे वो हैं जिले, वो सबसे पहले पे है फरीदाबाद, दूसरे पंचकुला और तीसरे पे है गुरुग्राम। रियासतें जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था वो थे जींद, नाभा और पटियाला। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजा हर्षवर्धन की। तो इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। गद्दी पर कब बैठे थे, 7वीं शताब्दी 606 ईस्वी में। दरबारी कवि थे भानुभट्ट, याद रखना है, ठीक है। भानुभट्ट थे इनके दरबारी कवि जिन्होंने लिखी थी बुक जिसका नाम था हर्षचरित्र, ठीक है। हरियाणा का पहला उपन्यास था कादम्बरी, ठीक। और इनकी जो राजधानी थी हर्षवर्धन की वो थी थानेसर। और इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, ठीक है, आपको याद रखना। तीनों के नाम है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और इनके समय में एक चाइनीज़ ट्रैवल मतलब चाइनीज़ यात्री आए थे जिनका नाम था ह्यून सांग, और समय है ये, ठीक है, 633 में 643 के बीच में वो आए थे। फिर है सम्राट हेमू, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था रेवाड़ी में। विक्रमादित्य की उपाधि ली थी उन्होंने 7 अक्टूबर 1556 में। बंगाल से पंजाब तक इन्होंने 22 युद्ध लड़े थे। और बैरम खान और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें हेमू की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर है अल्ताफ़ हुसैन अली, जिनको उपाधि मिली है शम्सुल उलेमा। जन्म हुआ इनका 1837 पानीपत में। रचना इनकी ये 3 है, वो आपको याद रखनी है, तीरिया-ए-गुजमुम और नजम-ए-हाली। और ये याद रखना, जो हाली पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जो उर्दू में जो अच्छा काम करता है तो उसको हाली पुरस्कार दिया जाता है, वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना उर्दू का घोषणा पत्र रिलीज़ किया था, ठीक है। जो सबसे पहले उर्दू का घोषणा पत्र था उन्होंने प्रकाशित किया, और इनके गुरु थे मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, याद रहेंगे आपको, अल्ताफ़ हुसैन अली। फिर थे पंडित दीनदयाल शर्मा। इनका जन्म हुआ था 1863 झज्जर में। 1800
1886 में क्या सनातन धर्म सभा की इन्होंने स्थापना की। 1897 में भारत धर्म मंडल की। फिर है दीनबंधु सर छोटू राम। जन्म है इनका 24/11/81 में, ठीक है। गढ़ी सापला रोहतक से हैं। बचपन का नाम था इनका रिचपाल, याद रखना, ठीक। बीए की पढ़ाई की थी इन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज से। एलएलबी की पढ़ाई की थी आगरा यूनिवर्सिटी से। 1916 में गजट उर्दू का साप्ताहिक अखबार निकाला था इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, याद रखना। जाट गजट जो साप्ताहिक अखबार है उर्दू का, 1916 सर छोटू राम ने। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1924 में जागीरदार लीग और बागड़ा बांध का जो निर्माता जिनको बोलते वो है सर छोटू राम। उपाधि मिली है इनको 27 में मिली थी इनको राम बहादुर की, और 37 में मिली थी सर की। इनको 45 में इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई। फिर आते हैं सर सादीलाल। जन्म है 1874 रेवाड़ी। 1909 में इनको उपाधि मिली थी राय बहादुर की। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो पहले भारतीय थे जो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन? सर सादीलाल। भजनलाल है 1930, बहावलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और पवन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं ये। फिर है कल्पना चावला करनाल, पता आपको। जन्म है कागज में तो है वैसे 1 जुलाई 1961, जो उनकी रियल डेट थी वो है 17/3/62, ठीक है। और जो आरसी तारामंडल जो जगह है वो कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। फिर आते बाबा रामदेव, जिनका पूरा नाम था रामकिशन यादव। जन्म हुआ है इनका 25 दिसंबर 1965, जगह है सैयद अलीपुर महेंद्रगढ़ में। पिता का नाम था इनके का राम निवास, माता का गुलाबो देवी। इनके 3 गुरु रहे हैं, आचार्य करमवीर, आचार्य बलदेव जिनके गुरु, और आचार्य शंकरदेव से इन्होंने योग सीखा था। 1906 में दयानंद गांव में, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे इन्होंने पतंजलि की स्थापना की। फिर है पंडित जसराज। 1930 में पीपली मधोरी फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ है। शास्त्रीय गायक के लिए मशहूर हैं ये, और उपाधि मिली है इनको स्वर सम्राट, संगीत मार्तंड। फिर है पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम का जन्म हुआ 4 सितंबर 1887 केलंगा रोहतक में। संदेश नामक इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी भिवानी से। होम रूल आंदोलन में पूरा साथ दिया था इन्होंने। तो जो होम रूल आंदोलन था उसमें हरियाणा का जो उन्होंने नेतृत्व किया था वो था नेकीराम शर्मा ने नेतृत्व किया था, और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया को जो पूरा रिप्रेजेंट किया था वो थे ये। फिर आते हैं हम बाल मुकुंद गुप्त पे, जिनका जन्म था गुडियानी झज्जर में। बाबू बाल मुकुंद गुप्त नाम था। अच्छा, जो इनाम मिलता है जो हमें बाबू बाल मुकुंद गुप्त इनाम मिलता है, जिसकी राशि है 2 लाख, ठीक है, वो इनके नाम पर ही दिया जाता है। फिर है लाला राय बहादुर मुरलीधर। देखो जन्म हुआ था इनका 1848 में पलवल में, वकालत की थी अम्बाला से। 1998 में राय बहादुर की उपाधि मिली गई है। 1904 में केसर हिंद, ठीक। और उन्होंने क्या किया, 1 अगस्त 1920 से लेके 12 फरवरी 1922 तक जो असहयोग आंदोलन चला था, इन्होंने उस टाइम ये उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेज़ों की, ठीक है। और इन्होंने 1886 में अम्बाला में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में लेके आए थे 1886 में। फिर आते हैं श्री राम शर्मा पे। तो जो श्री राम शर्मा हैं उनका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 1899 झज्जर में। समाचार पत्र निकाला है इन्होंने, ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा तिलक, ठीक है। समाचार पत्र के ऊपर एक वीडियो आएगी इसी वीडियो में,
ठीक है। जो तो उसमें बहुत ही पूरा डिटेल से बताया हुआ है कौन कौन से व्यक्ति ने कौन सा समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका वगैरह सब कुछ बताई हुई है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर है किताब, तो इन्होंने 2 किताब लिखी हैं, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न और इनकी मृत्यु इस समय हो जाती है। तो बात करेंगे हरियाणा के खेल पुरस्कार की। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2001 में। सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट कोई पुरस्कार है हरियाणा में वो है भीम पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपये, ठीक है। इसको अर्जुन अवार्ड के बराबर भी बोला जाता है, मतलब, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और फिर है हरियाणा शारीरिक गतिविधि खेल नीति, ठीक। उसके तहत क्या है, जो कि 12 जनवरी 2015 को शुरुआत की थी इसकी शारीरिक गतिविधि खेल नीति की। तो इसके अंदर क्या व्यायामशाला खोला जाएंगी 6000 गाँवों में, ठीक है। जिम खोली जाएंगी। और हरियाणा प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है तो ऐसे ही हरियाणा अपनी खुद की प्रीमियर लीग लॉन्च करेगा, ठीक है। फिर होता है माउंट एवरेस्ट। अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे फतेह करता है तो उसे मिलते हैं 11 लाख रुपए, ठीक है। फिर है गुरु वरिष्ठ पुरस्कार, जो मिलता है कोच को, उसकी राशि है 3 लाख। फिर है डॉक्टर राधा स्वामी कृष्ण पुरस्कार, वो मिलता है PTI या फिर DP को, 2 लाख है इसकी इनाम राशि। फिर आता है विक्रमादित्य पुरस्कार, वो मिलता है रेफरी और एम्पायर को। फिर है महाराणा प्रताप पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसकी राशि है 2 लाख। रानी लक्ष्मीबाई, ये मिलता है लड़कियों को, इसकी है 2 लाख इनाम राशि। एकलव्य पुरस्कार मिलता है जूनियर लेवल की खिलाड़ियों को, उनकी है 2 लाख। फिर है बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड, ये मिलता है किसी भी एसोसिएशन को, उसकी राशि है 5 लाख। फिर है पदक राशि, ठीक है। अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड लेके आता है तो उसे मिलते हैं 6 करोड़, सिल्वर लेके आता है तो 4 करोड़, ब्रॉन्ज तो उसे 2.5 करोड़। अगर कोई एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आता है तो उसको 3 करोड़, सिल्वर पे 1.5, 75 है ब्रॉन्ज पे। कॉमनवेल्थ में 1.5 है गोल्ड पे, 45 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। अब देखते हैं हम पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। तो भारत के अंदर 6 अकादमी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हरियाणा साहित्य अकेडमी 1970 में हेड ऑफिस है पंचकुला में, पत्रिका निकालती है ये हरिगंधा के नाम से। फिर दूसरी है हरियाणा ग्रंथ अकेदमी, ठीक। तीसरी है हरियाणा उर्दू अकेदमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ऑफिस है इसका पंचकुला में, ठीक है। पुरस्कार मिलता है हाली पुरस्कार, जिसकी इनाम राशि है 1, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम हरियाणा संस्कृत अकेदमी, पत्रिका है हरिप्रभा। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकेडमी, फिर है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेदमी, ठीक। अब देखो, अब है कुछ पुरस्कार और उनकी राशियाँ। तो सबसे पहले आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार, वो है 7 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, और उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 65 वर्ष। फिर है सूर सम्मान, 5 लाख है इसकी पुरस्कार राशि। फिर है पंडित माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो ये है हरियाणा का साहित्य रत्न पुरस्कार, जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। फिर है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, 2 लाख है इसकी राशि। लाला देशबंधु गुप्त, 2 लाख है। पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है, ये मिलता है कला पे, साहित्य या फिर भाषा में, तो 2 लाख रुपए है इसकी भी। जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार, 2 लाख है इसकी। आदित्य अल्हड हास्य पुरस्कार, 2 लाख, ठीक है। और श्रेष्ठ महिला रचनाकार पुरस्कार, इसकी भी 2 लाख है। और इनकी जो आयु है इन सभी की, यह है 45 वर्ष, लेकिन हरियाणा गौरव सम्मान में है, इसमें आयु है 50 वर्ष और पुरस्कार राशि है 2 लाख। अब देखते हैं हम हरियाणा बजट 21-22, ठीक। तो हरियाणा बजट पारित हुआ था 12 मार्च 2021 को। तो भगवान श्री गणेश का श्लोक पढ़कर बजट पेश किया गया था। केंद्र बिंदु क्या थे? केंद्र बिंदु यही थे कि पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं जैसे गूगल, एप्पल, ये सभी भारत मतलब हरियाणा में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो विदेशी कंपनियों को हरियाणा में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत हो, ठीक है। तो इसमें कुछ MLA ने, जितने भी MLA थे, उन्होंने अपने 410 सुझाव पेश किए थे सरकार ने, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सुझाव, उसमें बजट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,39,535,
रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साल। ठीक, कुल बजट है 1,55,645 करोड़ का। ठीक है, पिछले बजट से 13% ज़्यादा। और इसमें देखो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाते हैं, तो हरियाणा को अपनी जो पहली डोज थी वो मिली थी 13/1/2021 को। ठीक है, कितनी डोज थी? 2,61,000। अब करते हैं हम डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम वाला हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना था। ठीक है, फिर है सीएम अंत्योदय स्थान अभियान, ये है 12/3/2021 को ही हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। इसके तहत 2 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 से नीचे, इनको बीपीएल की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर किन्नर बौना या फिर महिला दिव्यांग, उनकी जो पेंशन है वो 2,250 कर दी गई है, बुजुर्ग पेंशन को 2,500। फिर है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वकील करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए 2,200 रुपये उनको मिलेंगे। फिर है सीएम परिवार समृद्धि योजना, उसके लिए कितने रुपए खर्च किए गए हैं? 10,798 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक, जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है या और 5 एकड़ से कम खेत है, उनको 6,000 रुपये वार्षिक तौर पर मिलेंगे। फिर एक और स्कीम है जो लॉन्च की है, हर खेत स्वच्छ खेत, 1,00,000 एकड़ भूमि को सुधारा जाएगा। ठीक है, फिर बागवानी पे कितने रुपए खर्च किएंगे? 498 करोड़ रुपए बागवानी पे खर्च किए जाएंगे। सोनीपत के गन्नौर में इंटरनेशनल बागवानी मंडी की स्थापना की जाएगी। पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में पुष्प मंडी और सिरसा जो सोनीपत में है उसमें मसाला मंडी। कृषि कल्याण के लिए 2,998 रुपये खर्च किए गए हैं। पशुपालन के लिए 1,225, सिंचाई के लिए 5,081 रुपये। फिर है जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्री, इसमें 3,402 करोड़, जिसमें से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका तो लक्ष्य है कि हर घर में नल हो पीने के लिए, वो तो है 2024 तक वो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट उसको 2 साल पहले ही पूरा करने के मकसद से इस पे काम करेगी। ठीक, तो हरियाणा गवर्नमेंट का मकसद है कि 2022 तक हर घर में नल हो। स्वास्थ्य एवं खेल, ठीक है, इस पे खर्च किए गए हैं 31 करोड़ रुपए। देखो, करनाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल खोला जाएगा, भिवानी में पंडित मंगल सेन मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, फरीदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है करंट में। फिर अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। तो जो इस बजट के अनुसार 406 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पे, और बाकी के जो ये है 2,136 वो चिकित्सा अनुसंधान पे। ठीक है, खेल के लिए जो रुपए बजट में वो है 394 करोड़ रुपए। और जो ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड या फिर कोई भी मेडल जीता होगा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके डाइट के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2021 में होगा, उसको हरियाणा होस्ट करेगा, मतलब वो हरियाणा में होंगे वो खेल। ठीक, फिर है शिक्षा पे 18,410 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके अंदर एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, पिंजौर और गुरुग्राम, उस पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक, और हरियाणा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अभी तक, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसके अनुसार। फिर है श्रम योजना, इसके तहत 1,823 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और ये है 1,868 रुपये कौशल विकास, जो कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है पलवल जिले के दूधवाला गांव में। ठीक है, 1,848 करोड़ रोजगार में, 41 करोड़ लेबर पे खर्च किए जाएंगे। फिर है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उस पर 139 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग को मिले हैं 2,408, वन विभाग को 443, पुलिस विभाग को 5,769 करोड़ रुपए और नागरिक उड्डयन विभाग को 7,089 करोड़ रुपए। ठीक, तो अब बात करते हैं हम हरियाणा के गणराज्य। तो हरियाणा के 4 गणराज्य थे। ठीक है, सबसे पहले थे योध्या गणराज्य। ठीक है, युधिष्ठिर
के वंशजों ने इसको चलाया था और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे, देखो ये भिवानी औरंगाबाद थी इनकी राजधानी। ठीक है, यहाँ पे औरंगाबाद इनकी राजधानी थी। ठीक है, और सिक्के थे वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इस काल के दौरान हरियाणा को बहुद्यानक कहा जाता था। ठीक है, और फिर इसका जो वर्णन है वो मिलता है हमें, ठीक, द्रोण पर्व, जूनागढ़ अभिलेख, विजयगढ़ अभिलेख। ठीक है, किताब लिखी गई थी वो अष्टगामी, पाणिनि, इलाहाबाद। ठीक है, तो इस हिस्से इसके दौरान मतलब कि जो ये राज्य था गणराज्य, इसमें हरियाणा को 2 भागों में बांटा था, रोहतक और सिरसा। देखो जो युद्ध गणराज्य के जो सिक्के सबसे पहले मिले गए थे हमें सहारनपुर यूपी में। ठीक है, तो कोटले नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था। फिर सोनीपत, फिर खोखरा कोट रोहतक में, इंडो ग्रीक जो वो सांचे इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन के यहाँ पे सिक्के मिले थे हमें। सिविलाइजेशन नहीं मतलब इंडो ग्रीक डिज़ाइन के सिक्के मिले थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, कि कौन सी जगह पे इंडो ग्रीक डिज़ाइन के सिक्के मिले थे, वो थे खरगोंदा कोट रोहतक। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो 2 मशहूर लड़ाई हुई थी वो हुई थी कड़फिसेस वर्सेस योद्धे, तो इसमें योद्धे जीत गए थे। फिर हुई थी कनिष्क वर्सेस योद्धे, इसमें भी वो जीत गए थे। ठीक, फिर होती है समुद्रगुप्त वर्सेस योद्धे, तो इस समय क्या समुद्रगुप्त जीत जाते हैं और योद्धे हार जाते हैं, धीरे धीरे उनका पतन होने लगता है। ठीक है, और जो मोहर मिली है युद्ध गणराज्य के समय की वो मिली है औरंगाबाद, क्योंकि यही इनकी राजधानी थी, तो यहाँ पे हमें मोहर भी मिली थी। फिर आते हैं हम अग्र गणराज्य पे। ठीक है, 4 गणराज्य थे, दूसरा है अग्र गणराज्य। तो इसके दौरान जो सिक्के प्राप्त हुए थे 9 सिक्के प्राप्त हुए हमें बरवाला, ठीक, और 51 हुए हैं अग्रोहा। इनकी राजधानी थी वो थी अग्रोहा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना, और ये कुछ बुक्स हैं। फिर है कुनिंद गणराज्य जो कि अम्बाला के जो प्रेजेंट डे पे जहाँ पे अम्बाला वहाँ पे हुआ करता था, सिक्के थे शून्य। ठीक है, जगाधरी, बुढ़िया, करनाल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं अर्जुनान्य गणराज्य जो कि महेंद्रगढ़ के इलाके में था। किताब थी अष्टाधापी पाणिनि, प्रयाग प्रसिद्धि पत्र, और सुंदरगुप्त ने अनुराज्य गणराज्य को जीत कर वापस कर दिया था। ठीक, इसके बाद आते हैं हरियाणा के लोक नृत्य, ये मैं पहले करा चुका हूँ वीडियो में, अगर नहीं देखी आपने तो उसको देखना, वहाँ पे अच्छे से इसको बताया हुआ मैंने। फिर आते हैं गांधी और हरियाणा, मतलब गांधी के समय में हरियाणा में क्या क्या घटनाएं हुई और वो हरियाणा कब कब आए थे। तो वैसे हम सब जानते हैं जन्म हुआ था इस डेट को, अफ्रीका गए थे 1895 में और वापस आए थे 9 जनवरी 1915, और इसी दिन को हरियाणा मतलब भारत प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल 1919 को ये पहली बार पलवल के रेलवे स्टेशन से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। देखो भवानी आते हैं ये 22 अक्टूबर 1920 को। ठीक, अम्बाला डिवीज़न में आते हैं, लाला मुरलीधर होते हैं उस टाइम अध्यक्ष। ठीक, और इन्होंने पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, उसको शैतान सरकार के उस मतलब संबोधित किया था, शैतान सरकार कहकर उसको संबोधित किया था। ठीक है, तो आप याद रखना कब, जब वो भिवानी आए थे। फिर थे रोहतक 17 फरवरी 1921। ठीक है, मौलाना आज़ाद के साथ आए थे और वहाँ पे फिर वैश्य नेशनल हाई स्कूल में गए थे, अब वो है जाट स्कूल। ठीक, 30 अप्रैल 1919 में हिसार से गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, फिर थे अम्बाला आए थे 8 मार्च 1921, और इन्होंने कहा था कि ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं अम्बाला नहीं आऊँगा, मतलब आखिरी भ्रमण। ठीक, फिर थे कालानौर 16 फरवरी 1921। अब देखो आज़ादी के बाद 2 दिसंबर 1947 को 2 जगह जाते हैं। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा और चौधरी रणवीर हुड्डा। ठीक है, इन दोनों ने गांधी जी को बुलाया था। पहले जाते हैं ये मेवात में, यासीन खान ने बुलाया था इन्होंने, वहाँ पे सत्यमेव जयते का वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। मौलाना लक्काउल्ला
ने कहा था कि मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, ठीक। तो ऐसे, और फिर उसी दिन को जाते हैं पानीपत को, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ किले और संग्रहालय हरियाणा में। तो देखो, सबसे पहले पंचकुला में देखते हैं हम। पंचकुला में पड़ता है हमारा रामगढ़ का किला, ठीक है। बनाया था किसने? चंदेल राजपूत ने। फिर है कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा जो गार्डन है वो, ठीक है, डॉक्टर एस सकरिया ने बनवाया था इसे। फिर है यादवंत गार्डन, 1661 में किसने? फिदाई खान ने, ठीक है। और आम गार्डन भी कहते हैं। और यहाँ पे मेला लगता है 7-8 जुलाई को, ठीक। फिर है मोरनी हिल्स, पहाड़ियों की रानी भीमा देवी का मंदिर, ठीक है, जिसको उत्तर भारत का खजुराहो भी बोला जाता है। फिर आते हैं अम्बाला। अम्बाला में चर्च है सेंट पॉल चर्च, ठीक। और जिसकी शैली है अर्धगोलिक शैली में बना हुआ है ये चर्च। फिर आते हैं हम अम्बाला छावनी। फिर है 9 गजा पीर की दरगाह, ठीक है। और इस पे खड़ी दीवार भी चढ़ाते हैं इस दरगाह पे, याद रखना। फिर है करनाल। करनाल में है सेंट जेम्स चर्च, सेंट जेम्स चर्च, ठीक है। 5 पीरों की दरगाह है यहाँ पे। फिर है यमुनानगर। यमुनानगर में है बीरबल का रंग महल, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया। और फिर है कालेश्वर मठ, ठीक है, 12 शक्तिपीठ में से एक है। कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में। चनेटी का स्तूप अशोका ने बनवाया था, वो है। नर नारायण की गुफा है, सूर्यकुंड और कपाल मोचन। फिर आते हैं हम कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय है, ठीक है। ये 1947 से लेके 1991 के बीच में बना था। फिर है गुजराली लाल नंदा संग्रहालय। फिर है हस्तलिखित संग्रहालय, ठीक, पंडित स्थानु दत्त शर्मा ने बनाया था। फिर है कल्पना चावला तारामंडल, जो कि ज्योतिषर जगह पे है। बाबा काली कमली डेरा, वो है विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। चंद्रगुप्त युधिष्ठिर, हर्ष का टीला, थानेसर, शेख चिल्ली का किला, ये इम्पोर्टेंट है। भगवानपुर टीला और दौलतपुर टीला, ये सभी आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है। फिर आते हैं हम पानीपत पे। पानीपत में है इब्राहिम लोधी का किला या फिर मकबरा। काबुली बाग बाबर ने बनवाया था, ठीक। काला अम्ब, जो कि अब एक हीरो वॉर मेमोरियल है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जून 1761 में, ये इम्पोर्टेंट याद रखना, ठीक है। आध्यात्मिक संग्रहालय और सलारगंज गेट दोनों यहीं पर हैं, ठीक। और कोहड़ कोस मीनार, ये सभी कहाँ पे? आपके पानीपत में। फिर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो नारनौल का प्राचीन नाम है, महेंद्रगढ़ का एक प्रसिद्ध नगर है नारनौल, इसका प्राचीन नाम है नर राष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे इसको बावड़ियों या फिर तालाबों को नगर भी कहा जाता है नारनौल को। फिर यहाँ पे एक जल महल है, ठीक। फिर है बीरबल का छता। फिर मिर्जा अली की बावड़ी नारनौल में। शाह विलायती मकबरा है नारनौल में, आराम कौसर, ठीक है। फिर है कानौड का किला, पटियाला के राजा नरेंद्र ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे बनवाया था ये, ठीक है। और जो महेंद्रगढ़ है उसका नाम ऐसे पड़ा था, जो पटियाला के राजा थे नरेंद्र ने, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर ही शहर को बसाया था महेंद्रगढ़, ठीक है। माधोपुर का किला कहाँ पे है? नारनौल में, ठीक है। सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा है, पठान शैली में बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है पठान शैली में बना हुआ है और ये नारनौल में है। उसके बाद आते रेवाड़ी। रेवाड़ी को बोला जाता है वीरभूमि या फिर पीतल नगरी, याद रखेंगे आप। राजा तेज सिंह का तालाब है 1815 में, बाग वाला तालाब, ठीक। ये सभी कहाँ पे मिलेंगे? रेवाड़ी में। फिर है पलवल। पलवल को बोला जाता है सिटी ऑफ कॉटन। किशोर महल, 12 खंबा की छतरी है यहाँ पर, होडल की सराय। फिर फरीदाबाद, तो इम्पोर्टेंट राजा नाहर सिंह का किला है यहाँ पे, माटिया का किला, ठीक। बल्लभगढ़ शेर शाह सूरी के समय का है ये, ठीक।
माटिया का किला। फिर है कैथल, कपि स्थल बोला जाता था इसे प्राचीन नाम से। गुरुद्वारों का शहर है। रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में। नवग्रह कुंड है, ठीक। और इसे छोटी काशी भी बोला जाता है। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर नवग्रह कुंड है, ठीक है। साहब कमाल की मज़ार है यहाँ पे। फिर जींद, जींद को बोला जाता है मिल्क सिटी, क्योंकि यहाँ पर वीटा के बहुत सारे प्लांट है। और जैंतपुरी था इसका पुराना नाम, याद रखेंगे आप। जींद का पुराना नाम है जैंतपुरी। जींद का किला है 1775 में राजा गजपति ने बनवाया था, ठीक। रानी तालाब शाही परिवार का तालाब है, निर्माण किया था रघुवीर सिंह ने। फिर है हिसार, हिसार को बोला जाता है स्टील सिटी। फिरोज तुगलक ने इसको बसाया था 1354 में, ठीक है। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरों का भी निर्माण किया था इस जगह, तो इसीलिए इसको नहरों का राजा भी बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को। गुजरी महल है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, जो गुजरी महल है उसको सल्तनत काल का ताजमहल भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे? हिसार में, याद रखेंगे आप। लाट की मस्जिद है, फिरोज शाह पैलेस है, 40 हाफिज़ की मकबरा। फिर है रोहतक, ठीक। रोहतक में गौकर्ण का किला, ठीक है, महम का किला, 24 चबूतरा, महम की बावड़ी, ठीक है, ज्ञानी चोर की सुरंग, ठीक है, ये सभी वहाँ पे है। जो थोड़ा सा रिलेशन है ज्ञानी चोर की सुरंग, वो महम की बावड़ी से इसका थोड़ा सा संबंध है, ये आप याद रखेंगे। फिर है भिवानी, भिवानी को बोला जाता है मिनी क्यूबा, ठीक है, भारत की छोटी काशी। और तोशाम की बरादरी, पृथ्वीराज की कचहरी और औरंगाबाद का किला, ये सभी यहाँ पे है। सोनीपत को प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ, इसको एजुकेशन सिटी बोला जाता है। मामा भांजा की मुगल सराय है फेमस पैलेस इसमें। गोहाना का किला है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो गोहाना में फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर तोड़े थे और प्राचीन नाम था गबन होना।